गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह पुस्तक भाग 2 में संकलित कविता पतंग, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, उसके बारे में पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आलोक धनवा जी के बारे में 4 पंक्तियाँ जान लें। आलोक धनवा जी का जन्म 1948 में मुंगेर, जो बिहार में है, वहाँ पर हुआ था। इनकी रचनाएं जनता का आदमी, जो सबसे प्रथम है, 1972 में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात ब्रूनो की बेटियां और भागी हुई लड़कियों से इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र संग्रह है, जिससे ये कविता ली गई है। अनेक प्रकार के इनको सम्मान मिले, जिनमें राहुल सम्मान, बनारसी दास भोजपुरी सम्मान, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला। आलोक धनवा जी ने बहुत छोटी सी उम्र में गिनी चुनी कविताओं द्वारा साहित्य जगत में लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित हुई इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद हो गई। आलोचकों को तो यह भी मानना रहा कि कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को भी प्रभावित किया है। 1998 में इनका एकमात्र काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके साथ साथ पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में विशेष भूमिका निभाई। अब इनके द्वारा रचित जो कविता है दुनिया रोज बनती है, उसमें से ये कविता ली गई है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। भादो यानी कि एक मास होता है, हिंदी के महीना। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों यहाँ पर श्लेष अलंकार है। लाल सवेरा हुआ। शरद आया यानी कि सर्दी की ऋतु, पुलों को पार करते हुए। पुल होते हैं जैसे झाड़ियाँ, खंडर, उनके ऊपर पार करने के लिए टेम्परेरी बनाया हुआ स्थान। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, झुंड कहते हैं समूह, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम यानी कि कोमल बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ उड़ सके। रंगीन कहते हैं रंग बिरंगी। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी। बांस एक लंबा पौधा होता है जिसकी बहुत सारी इमारती सामान वगैरह बनता है। सबसे पतली कमानी, कमानी कहते हैं पतली सी जो डंडी होती है सहारा देने वाली, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। नाजुक कहते हैं कमज़ोर। यहाँ पर कवि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 2 आरोह के अंतर्गत कवि आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी गई हैं। इस काव्यांश में कवि ने बाल सुलभ, बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उनकी उमंगों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि भादों के महीने के समाप्त होते ही तेज वर्षा की बौछारें भी समाप्त हो गई हैं, क्योंकि अब परिवर्तन हो रहा है। अब शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु का आगमन होते ही खरगोश की लाल आंखों जैसा अत्यंत सुंदर एवं मनभावन है। शरद ऋतु अपने ऋतु चक्र के पुलों को पार करती हुई यानी कि 1 वर्ष के उपरांत आई है। ऐसा लगता है शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए आ रही है, सभी को हटाते हुए आ गई है। शरद ऋतु का आगमन होते ही बच्चे जो हैं चमकीले इशारों से एक दूसरे को बुलाने लगते हैं, क्योंकि वो बच्चे पतंग उड़ाने वालों के समूह को बुला रहे हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इसलिए शरद ऋतु को बिल्कुल मुलायम बनाते हैं। पतंग उड़ने वाली दुनिया की वह सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है जो बिल्कुल ही महीन है, जिसका कागज़ अत्यंत पतला है,
और जो बांस की सबसे पतली कमानी, एक बांस की बिल्कुल पतली सी डंडी होती है जिससे पतंग बांधी जाती, उसको आकार दिया जाता है, कमानी से पतंग के रूप में बना होता है। बच्चों द्वारा आसमान में उड़ाई जाने वाली पतंग, कटती हुई पतंगों को देखकर सीटियों पतंग के रूप किलकारियों की बाल सुलभ ध्वनि चारों ओर सुनाई देती है। बच्चों की बाल सुलभ भावनाओं की अभिव्यक्ति तितलियों के समान की गई है। जैसे तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ घूमती हैं, उसी प्रकार आसमान में रंग बिरंगी पतंगे दिखाई देती हैं। इन कविता के जो प्रश्न हैं वो आपको आपकी पुस्तक से मिल जाएंगे। मैं इन पंक्तियों का जो यहाँ काव्य सौंदर्य है वो बता रही हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है, बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा श्लेष अलंकार का वर्णन हुआ है। इसमें प्रसाद गुण है, पूरे स्टेंजे में प्रसाद गुण है। अभिधा शक्ति, शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली है। दूसरा है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास एक कोमल वस्तु होती है जो कोमलता का भाव लिए है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के साथ। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बनाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यहाँ पर बेसुध कहते हैं बेहोश। कपास मैंने आपको बताया कि कोमल वस्तु, नरम और भी कोमल। मृदंग होता है एक नगाड़ा, विशेष प्रकार का यंत्र जो बजाया जाता है। पेंग भरते यानी कि झूला झूलते हुए, लंबी उड़ान भरते हुए। लचीला, जो बिल्कुल अक्सर बहुत लचीला होता है, जिस आकार में उसको मोड़ दिया जाए। अक्सर, अक्सर कहते हैं प्राय। प्रस्तुत पंक्तियाँ फिर वही आलोक धनवाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनका मैं पहले इस पैराग्राफ में आपको प्रसंग बता चुकी हूँ। यहाँ दूसरी कविता, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जन्मजात कपास जैसी कोमल भावनाओं को मन में संजोए रहते हैं। पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास, पैरों के मतलब पैरों के पास आती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु बच्चे निरंतर बेचैन रहते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे होश हवास खोकर टूटी पतंग को पकड़ने के लिए छत पर दौड़ते हैं। बेसुध कहते हैं जिनको कोई होश नहीं होता। छत पर दौड़ते हैं, उन्हें छत भी नरम लगती है, उन्हें छत की कठोरता का भी कोई एहसास नहीं होता। दिशाओं को मृदंग के समान मानकर या चारों ओर छत पर उड़ाते हुए पतंग घूमते हैं। जब वे पतंग को ऊंचा उठाते हैं तो डोर द्वारा पतंग से पेंग भरते हैं। मैंने अभी कहा पेंग मतलब ऊंची उड़ान लगाना। पतंग को पेंग भरते हैं, उनकी पतंग डोर रूपी आसमान की ओर ऊंची उठती हुई दौड़ती है। ऊंचाई एक हाथ के धागे से अक्सर उनकी पतंग ऊंची उड़ती जाती है। यहाँ पर आगे, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ते हैं अपने रंध्रों पर। ये आगे थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, स्वत, भावोक्ति, अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ साथ विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है। अभिधा, शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। छतों से खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही शरीर का रोमांचित संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यानी कि उनकी पतंग की डोर रूपी डाल जब आसमान की ओर उठती जाती है, वे पेंग भरते हुए छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं।
उनका शरीर जो है एकदम रोमांचित जोश में उन्हें उस खतरे से बचा लेता है। पतंग की उड़ती हुई ऊंचाई एक हाथ से पकड़कर, पतंगों की ऊंची उड़ाई एक हाथ से पकड़कर धागे के सहारे बच्चे और पतंग को आपस में पकड़े रहती हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हुए अपनी बाल सुलभ भावनाओं की उड़ान के सहारे निरंतर उड़ते रहते हैं। अर्थात पतंग की उड़ान के समान ही बच्चों की जो कल्पनाएं हैं भी निरंतर उत्पन्न रहती हैं। जो रंध्र होते हैं, रंध्र यहाँ पर बताया मैंने, उन्हें छिद्र कहते हैं, छिद्र। इन कविता में, इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य, बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन हुआ है। भाषा, तत्सम, तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज साहित्य है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। भावपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। चौथी पंक्तियाँ, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास। कवि कहते हैं, अगर बच्चे कभी पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारों से गिर जाएं और बच जाएं, तब वे और दोगुनी निडरता के सहारे और जोश से नई कल्पनाएं करने लगते हैं। पृथ्वी तेज घूमती है, पृथ्वी तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों को छूती है। अर्थात बच्चे अपनी निरंतर कल्पनाओं की पूर्ति के लिए बेचैन होकर साहसपूर्वक और भी ज़्यादा ऊंची उड़ान भरते हैं। खतरों से सामना करने का उनका साहस बढ़ जाता है। काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों में जो बताया गया कवि के द्वारा, कोमल बच्चों के साहस और निडरता का वर्णन करता है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अनुप्रास मानवीकरण, स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण का प्रयोग, मुक्तक छंद है। शैली भावपूर्ण है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और इस कविता का जो होमवर्क है, पूरी कविता आपको पढ़नी है, कंठस्थ करनी है, इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं और इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या भी याद करनी है। उसके साथ साथ कवि परिचय जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना कवि परिचय भी याद करिए।